वंदे मातरम साथियों, आज के जनगणना संबंधित वीडियो में बात करेंगे परिवार के बारे में। जनगणना 2027 के संदर्भ में परिवार क्या है, कई साथी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सामान्य परिवार किसे कहेंगे, संस्थागत परिवार किसे कहेंगे और बेघर परिवार। इसके अलावा संस्थागत परिवार और संस्था दोनों में क्या अंतर है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। हालांकि पूरी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है, आपके ज्ञानवर्धन के लिए। अगर मान लो इसमें कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो जो भी आपके जनगणना से संबंधित ट्रेनर्स है या जो भी अधिकारी वगैरह है, उनका जो भी आदेश है या उनके जो भी निर्देश है उनकी पालना करें। तो परिवार की बात करें तो आमतौर पर परिवार उन व्यक्तियों का समूह होता है जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं और एक इम्पोर्टेंट बात कि एक साझा रसोई से भोजन करते हैं, और जब तक कि काम की बाध्यता के कारण उनमें से कोई ऐसा करने में असमर्थ नहीं हो। यानी सामान्य रूप से अब एक आध कोई व्यक्ति अगर बाहर जा रहा है ड्यूटी पे और एक टाइम खाना नहीं खा रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो परिवार जो व्यक्ति का समूह जो एक साथ रहते हैं और एक रसोई से साझा भोजन करते हैं, साझा रसोई से, तो वो परिवार माना जाएगा। अब परिवार के सदस्य हैं दो तरीके हो सकते हैं, एक तो संबंधित और एक असंबंधित, या दोनों का मिश्रण हो सकते हैं। संबंधित का मतलब हुआ ब्लड रिलेशन वाले, यानी जैसे मान लो एक पिता है, उनके पुत्र है, पोते पोती, दादा दादी, या जो भी इस तरीके से पूरा जो परिवार बनता है वो सारे संबंधित हो गए। लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति के सब पास में उसके मित्र का एक बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, रह रहा है और उसी रसोई में, उसी परिवार में रह रहा है, रसोई में साझा भोजन कर रहा है, तो वो भी एक परिवार का माना जाएगा। हालांकि यदि असंबंधित व्यक्तियों का एक समूह जनगणना मकान में रहता है लेकिन कोई साझा रसोई से भोजन नहीं करता, तो वे एक सामूहिक रूप से एक परिवार नहीं कहलाएंगे। यानी जो साझा रसोई है वो एक परिवार के रूप में काउंट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मानक कह सकते हैं, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अलग परिवार माना जाएगा, अलग उनकी रसोई, अगर रसोई उनकी अलग है। अब यह पता लगाने में कि परिवार है या नहीं, महत्वपूर्ण कड़ी मैंने आपको बताया साझा रसोई है। परिवार एक व्यक्ति का भी हो सकता है, दो व्यक्तियों का हो सकता है, या अनेक व्यक्तियों का हो सकता है। अब जनगणना के दौरान आपको तीन तरह के परिवार दिखेंगे, एक सामान्य परिवार, एक संस्थागत परिवार और एक बेघर। अब मकान सूचीकरण में केवल सामान्य परिवार और संस्थागत परिवारों को ही आपको शामिल करना है, बेघर परिवार है उनको शामिल नहीं करना है। मैं आगे बता भी दूंगा आपको कि बेघर किसको मानेंगे और सामान्य या संस्थागत किसको मानेंगे। तो सामान्य परिवार आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों का समूह जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई से भोजन साझा करते हैं, यानी एक ही साझा रसोई से भोजन करते हैं, और जब तक कि कोई ऐसी बाध्यता नहीं हो जिसके कारण के वो करने में असमर्थ नहीं हो। और सामान्य परिवार में व्यक्ति संबंधी भी हो सकते हैं और असंबंधी भी हो सकते हैं, यानी एकदम ब्लड रिलेशन वाले भी हो सकते हैं, हो सकता है उनमें एक कोई दूसरा भी हो, यानी दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। लेकिन जो संस्थागत परिवार है उसकी विशेषता है कि संस्थागत परिवार में व्यक्ति है वो सामान्यतः असंबंधित होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता है, संबंधित नहीं होता है, वो मैं आपको उदाहरण के रूप में आगे बता दूंगा। अब जैसे कई बार कुछ परिभाषाएं, परिवार की जो परिभाषा है वो अक्सर लागू नहीं हो सकती, लेकिन सामान्य रूप से जनगणना मकान में अकेले रहने वाले व्यक्ति, चाहे वो खाना पकाता हो या नहीं पकाता हो, परिवार ही माना जाएगा। इसी प्रकार यदि पत्नी पत्नी या संबंधित व्यक्तियों का समूह जनगणना मकान में सामान्यतः एक साथ रहता है, लेकिन किसी कारणवश बाहर से पका हुआ भोजन प्राप्त करता है, वो कभी कभार की बात है, तो भी वो एक सामान्य परिवार माना जाएगा। तो ये तो हो गया सामान्य परिवार की बात। अब बात करते हैं संस्थागत परिवार की। तो सामान्य परिवार में लगभग जो भी संबंधित व्यक्ति होते हैं वो साथ में रहते हैं। संस्थागत परिवार जस्ट इसका उल्टा हो गया कि किसी भी संस्थान में रहने वाले और एक ही रसोई से भोजन प्राप्त करने वाले असंबंधित व्यक्तियों का समूह। अब असंबंधित का मतलब हो गया कि उनका ब्लड रिलेशन कोई नहीं है, रिश्तेदारी कोई नहीं है, सभी अलग अलग समूहों से या अलग अलग संदर्भों से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो वो संस्थागत परिवार कहा जाएगा। अब इसका उदाहरण देख करके आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बोर्डिंग हाउस, मेस है, हॉस्टल है, जहाँ अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग परिवारों से आते हैं, होटल है, अलग अलग लोग भोजन करने आते हैं, बचाव गृह है, निगरानी गृह है, भिखारी गृह है, जेल है, सबसे अच्छा उदाहरण है, वृद्ध आश्रम है, सबसे अलग मतलब अच्छा उदाहरण है। जेल में है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कैदी होते हैं, भोजन है वो साझा रसोई से करते हैं, लेकिन उनका आपस में कोई रिश्तेदारी वगैरह नहीं होती है, तो वो एक संस्थागत परिवार के रूप में आएगा। और मान लो एक उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है एक छात्रावास का। तो एक छात्रावास है जिसमें अलग अलग तरह के स्टूडेंट है, वो अलग अलग परिवारों से, अलग अलग गाँवों से आ रहे हैं, तो वो एक परिवार के रूप में रह रहे हैं क्योंकि एक साझा रसोई साझा कर रहे हैं, यानी एक ही रसोई से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो परिवार तो हो गया, लेकिन वो संस्थागत परिवार हो गया, वो एक संस्था है, छात्रावास हो गया, हॉस्टल हो गया, या जेल हो गया, वृद्धाश्रम हो गया। अब मान लो
मकानों की बात करें संस्थागत परिवार में, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे ये हॉस्टल है, अब इसमें ये हॉस्टल में कुछ बच्चे रह रहे हैं, तो ये तो एक जनगणना मकान हो गया, लेकिन अलग से माली के लिए, वार्डन के लिए, चपरासी के लिए अलग अलग मकान बने हुए हैं और वो सब अलग अलग खाना बनाते हैं, यानी एक रसोई से भोजन नहीं करते। तो ये जो पहला जो हॉस्टल था ये तो संस्थागत परिवार हो गया, लेकिन जो दूसरे परिवार थे जो अपना अपना भोजन खुद बनाते हैं, अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, तो ऐसे है वो सारे अलग अलग परिवार माने जाएंगे। तो इस तरीके से मान लो एक उदाहरण के रूप में इसको देखें, तो जैसे ये पूरा एक डायग्राम जो दिया हुआ है, ये संस्थागत परिवार का एक उदाहरण दिया जिसमें छात्रावास है, वार्डन का एक अलग से मकान है, कमरा है, चपरासी का अलग से आवास है और माली का भी परिवार है, अलग अलग रह रहा है, और तीनों परिवार अलग अलग मकानों में रहते हैं, अलग अलग खाना बनाते हैं। अब अलग अलग खाना बनाते हैं तो परिवार अलग अलग हो गए, मकान अलग अलग काम में ले रहे हैं तो जनगणना मकान भी अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें ये जो संस्था है या ये भवन है, भवन एक हो जाएगा, जनगणना मकान 4 हो जाएंगे जिसमें एक संस्थागत परिवार रह रहा है और 3 में जो सामान्य परिवार रह रहा है। तो इस तरीके से एक भवन हो जाएगा, 4 मकान हो जाएंगे, जनगणना मकान 4 हो जाएंगे और 4 परिवार होंगे। 4 परिवार में से एक परिवार जो छात्रावास के रूप में वो संस्थागत परिवार हो जाएगा और दूसरे जो अलग अलग हैं ये 3 सामान्य परिवार हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जो पीजी के मामले में कई शहरों में जो स्टूडेंट है वो पीजी के रूप में या किसी व्यक्ति के गेस्ट हाउस या पिंक गेस्ट हाउस जो होते हैं, पिंक गेस्ट है आवास है, उस तरीके के आवास रहते हैं जहाँ वो कुछ समय के लिए रहते हैं और वहाँ से भोजन है वो उस मकान मालिक के घर से भोजन वगैरह प्राप्त करते हैं। अब ऐसी स्थिति में संस्थागत कब माना जाएगा कि जब वो पीजी रजिस्टर्ड हो। अगर पीजी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको एक सामान्य परिवार के रूप में माना जाएगा, और अगर पीजी रजिस्टर्ड है तो उसको एक संस्थागत परिवार के रूप में माना जाएगा। इसको मैं और आगे आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बता दूं। दोबारा बात करें तो मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि परिवार में संबंधित या असंबंधित व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई से भोजन प्राप्त करते हैं, वो परिवार का गठन करते हैं। परिवार 3 तरह के हो गए, सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार और बेघर परिवार। अब इसमें नेक्स्ट जो आपको इसमें और क्या होगा, तो सामान्य परिवार है, जैसे एक आप डायग्राम देख रहे हैं, एक परिवार है जिसमें एक बुजुर्ग दंपति है, उनके बेटे बेटी या बेटा बहू है, उनके बच्चे हैं, तो वो सामान्य परिवार हो गया, नहीं एक ही सामान्य रसोई से अपना भोजन ले रहे हैं। और सामान्य रूप से संबंधित व्यक्ति होते हैं, हो सकता है उनमें कोई असंबंधित भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं वो संबंधित होते हैं और या दोनों का मिश्रण हो सकते हैं। और सामान्य रूप से वो एक साथ रहते हैं। अगर कोई काम की बाध्यता के कारण है तो हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर से खाना खा रहा हो, लेकिन सामान्य रूप से वो उसको एक परिवार माना जाएगा। अब परिवार, सामान्य परिवार में एक इस तरीके का हो सकता है कि एक या अधिक व्यक्तियों का समूह हो सकता है, असंबंधित व्यक्ति है लेकिन एक साथ रह रहे हैं और साझा रसोई से भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो एक सामान्य परिवार कहलाएगा। लेकिन यदि वे एक ही रसोई से खाना प्राप्त नहीं करते हैं तो फिर वो अलग अलग सामान्य परिवार माने जाएंगे, लेकिन एक ही रसोई से भोजन कर रहे हैं तो वो सामान्य परिवार माने जाएंगे। अब इसका और एक अगर संस्थागत परिवार की बात करें तो ये जो एक डायग्राम दिया हुआ है, एक इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड इज ए ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड पर्सन्स, असंबंधित व्यक्ति हु जनरली लिव टुगेदर, यानी जो सामान्य रूप से साथ में रहते हैं, इन ए सेंसस हाउस यानी एक जनगणना मकान में, नॉन एज एन इंस्टीट्यूट यानी वो संस्था के रूप में, संस्थान के रूप में माना जाता है और उसमें रहते हैं, और टेक देयर मील फ्रॉम ए कॉमन किचन, और जो अपना भोजन है वो एक सामान्य या एक साझा रसोई से प्राप्त करते हैं। जैसे ये ओल्ड एज होम है यानी बुजुर्ग व्यक्तियों का वृद्धाश्रम का एक डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें जो सभी लोग हैं वो असंबंधित है, अलग अलग परिवार से, अलग अलग गाँव से, अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, लेकिन उनका भोजन है वो एक ही रसोई में बनता है। अब इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे बोर्डिंग हाउस, मैस, हॉस्टल, बचाव गृह, प्रेक्षण गृह, भिक्षु गृह, जेल, आश्रम, वृद्धाश्रम, बाल गृह, अनाथालय वगैरह। इसकी विशेषता ये है कि जो है साझा रसोई है। अगर रसोई साझा नहीं करते हैं, अलग अलग अपना भोजन बनाते हैं, तो फिर वो साझा सामान्य परिवार हो जाएगा, वो संस्थागत परिवार नहीं रहेगा। अब जैसे पीजी की बात करें तो पीजी का मैंने आपको बताया था कि अगर पीजी संस्था अगर रजिस्टर्ड है और सभी जो इसमें रहने वाले हैं वो साझा रसोई से भोजन प्राप्त करते हैं तो वो एक संस्थागत परिवार हो जाएगा। लेकिन मान लो रजिस्टर्ड नहीं है पीजी और वहाँ जो भी रहने वाले एक रसोई से भोजन प्राप्त करते हैं तो वो एक सामान्य परिवार की श्रेणी में आएगा। तो पीजी के मामले में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी वो संस्थागत माना जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो कोई पेइंग गेस्ट है या पीजी है, अब साझा रसोई नहीं है तो अलग रहने वाले सभी परिवार सामान्य अलग अलग परिवार माने जाएंगे। अगर साझा रसोई कर रहे हैं यानी एक ही रसोई में भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो भी यहाँ 2 कंडीशन होगी। पीजी रजिस्टर्ड है तो वो संस्थागत परिवार हो जाएगा, पीजी रजिस्टर्ड नहीं है तो भी असंबंधित व्यक्तियों का एक सामान्य परिवार हो जाएगा।
तो ये संस्थागत परिवार की थोड़ी सी है। अब बात करते हैं बेघर परिवारों की। तो जिन परिवारों के सदस्य किसी भी जनगणना मकान या भवन में नहीं रहते हैं, यानी उनका खुद का कोई घर नहीं है, वो बेघर हो जाएंगे। वो खुले में, सड़क के किनारे, फुटपाथ पे, पाइपों में, फ्लाईओवर में, सीढ़ियों में या मंदिरों के आसपास, मंडपों के आसपास, रेलवे स्टेशन वगैरह पे रहते हैं। तो चूंकि अभी जो है मकान सूचीकरण का पहला चरण है, तो इसमें सिर्फ मकानों की गणना करनी होगी। जिनका मकान नहीं है, यानी बेघर है, यानी घर ही नहीं है, तो उनको इस सूची में शामिल नहीं करना है। इनकी जो गणना होगी वो नेक्स्ट चरण जो होगा फरवरी में, जिसमें लोगों की गणना की जाएगी, उस समय उनको भी गणना होगा। तो ये हो गया। अब मान लो जैसे एक और इम्पोर्टेंट बात की, कोई व्यक्ति है किसी परिवार में आवास में रह रहा है और अस्थायी प्रकृति की सामग्री से बना हुआ आवास है, जैसे टेंट वगैरह में रह रहा है, तो भी वो बेघर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके पास में कोई आवासीय ढांचा, जैसे छत है, भले तिरपाल की हो, घास फूस की हो, प्लास्टिक की हो, लेकिन एक छत और 4 दीवारों का कोई भी मकान या आवास बना हुआ है, तो फिर वो बेघर नहीं माने जाएंगे। तो ये बेघर वाली पर आ गई। अब जैसे बेघर है, इस तरीके के लोग हैं जिनका कोई निश्चित आवास नहीं होता और आज यहाँ है, कल वहाँ है, इस तरीके है, तो वो बेघर माने जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी कि परिवार की क्या परिभाषा रहेगी, परिवार में कौन कौन होगा। अब बात करेंगे अगले वीडियो में परिवार के मुखिया के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी अच्छी मिल गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक और जानकारी मैं आपको दे दूँ संस्था की। तो संस्थागत परिवार और संस्था में अंतर है। जैसे विद्यालय है जो दिन के समय में खुलता है, लेकिन 12-1 बजे जब भी छुट्टी हो जाती है, बंद हो जाता है, उसमें कोई परिवार नहीं रहता, तो वो एक संस्था है। संस्थागत परिवार वो हो गया जैसे वृद्ध आश्रम है, जहाँ लोग 24 घंटे परमानेंट रहते हैं, एक ही रसोई से भोजन साझा करते हैं, तो वो फिर हो गया संस्थागत परिवार। लेकिन स्कूल है तो वो संस्था है, वो परिवार संस्थागत परिवार नहीं माना जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी छुपी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इस संबंध में अगर आपके कोई कमेंट है या आप किसी टॉपिक पे विशेष रूप से कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।